हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का एमपीपीएससी लाइव टारगेट बेच इस क्लास में, जहां हम 6 यूनिट को लगभग पढ़ चुके हैं। ये एकदम अंतिम वाले टॉपिक की सीरीज में हम चल रहे हैं, जो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है भारत की विदेश व्यापार नीति में पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका। उसके बाद G20 लिखा हुआ है, वो मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। अब हम सार्क और आसियान पढ़ने वाले हैं। सभी का फिर से एक बार स्वागत है। कमेंट करके प्लीज ये बता दें कि क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है, वीडियो क्वालिटी क्लियर है, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। बहुत छोटे छोटे से ये 2-3 टॉपिक हैं और बहुत आसान, और एक नंबर बहुत आसानी से हम एग्जाम में दिलाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को याद कर लेते हैं। भगवान श्री गणेश को याद करते हुए, गणेश भगवान को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं, श्री गणेशाय नमः बोलते हुए। और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम अगले टॉपिक पर आते हैं, जो कि सार्क है। सार्क वैसे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट संगठन था, मैं यहाँ था शब्द लगा रहा हूं क्योंकि अब इसकी वास्तविक जो क्षमता है वो कम हो चुकी है। जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, या उरी हमला जिसे हम कहते हैं, उरी अटैक जब हुआ, तो उसके बाद में फिर इनके कोई विशेष सम्मेलन और विश्व में स्तर पर इसका कोई योगदान नहीं रह पाया, या उसके बाद उसका कोई सम्मेलन ही आयोजित नहीं हुआ। तो ये महत्वपूर्ण है कि इसमें कोई विशेष करंट अफेयर्स हमें नहीं पढ़ना है, केवल बेसिक सी कुछ बातें हमें याद रखनी है। सभी का स्वागत है फिर से एक बार। चलिए, शार्क की कुछ विशेष बातें जो बेसिक से क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं वो हम पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सार्क शब्द का फुल फॉर्म सबको याद हो, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। क्या कहता है ये? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय। क्या होता है? रीजनल शब्द का अर्थ होता है क्षेत्रीय। आपने सुना होगा ना, वैसे यहां से रट लो इसको। आरटीओ, आरटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? आरटीओ का, भाई, यातायात के लिए जो क्षेत्रीय कार्यालय होता है उसे आरटीओ कहा जाता है, तो रीजनल ट्रैफिक ऑफिसर कहा जाता है उसे। तो क्षेत्रीय शब्द यहां से ले लेना है। क्षेत्रीय संगठन कहाँ का? साउथ एशिया का। ये विश्व का मैप आपको दिखाई दे रहा है, ये इसे हम अमेरिका कहते हैं, इसे हम दक्षिण अमेरिका कहते हैं। ये उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, इसको यूरोप कहा जाता है, और ये यहां से एशिया है। एशिया के भी दक्षिण में जो देश हैं, एशिया के दक्षिण में जो देश हैं, उनका एक ग्रुप कहलाएगा दक्षिण एशियाई देशों का ग्रुप। ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। ये यूरोप है और ये यूएस है, सॉरी एशिया है। एशिया के जो दक्षिण में देश है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो ये जो दक्षिण में जो देश है, अब देखो यहाँ ये रेड बना हुआ है, ये इन देशों का जो ग्रुप है उसे हम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन अर्थात सार्क के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है जो 1985 में 8 दिसंबर 1985 को बना। याद कैसे करेंगे? तो देखो, साल के आखिरी आखिरी में ज्यादातर संगठन बनते हैं ना, तो दिसंबर तो याद रह जाएगा कि लास्ट के साल के आखिरी आखिरी में। 85 याद करना है कि सार्क जो है, ये सार्क आपने मछली का भी नाम सुन रखा होगा। जिन लोगों को याद नहीं होगा कि सार्क एक संगठन है, वो सार्क को मछली इमेजिन करते होंगे। सार्क वो बड़े बड़े दांत वाली जो मछली खा जाती है ना इंसान को, वो वाली मछली है। तो ये जो सार्क है ये कब है? तो ये, इसको आप पढ़ो 85, हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं इसे? 85। तो वो जो सार्क है ना, वो बड़े बड़े मुंह वाली, वो सब 50 जाती है, 85 कर देती है ना, 85 कर देती है वो। इसको जोड़ लो, कनेक्ट करना है। तो वो जो सार्क मछली है वो सब 50 देती है, 85 कर देती है, वो सबको 50 50 जाती है, तो 85 उससे जुड़ जाएगा, याद हो जाएगा, सार्क से याद हो गया 85। इसमें कौन कौन सदस्य देश है, आगे बढ़ते हैं, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन की, कैसा संगठन है? तो ये एक अंतर सरकारी संगठन है, भू राजनीतिक संगठन है। दो बातें हमें यहां से याद रखनी है। एक अंतर सरकारी मतलब क्या होता है? जो सरकारें आपस में समझौता करके ग्रुप बनाती है वो अंतर सरकारी कहलाता है। भू राजनीतिक मतलब जमीन से, एक जमीन दूसरी जमीन से जुड़ी हुई है, उस कारण से जो ग्रुप बना वो भू राजनीतिक कहलाता है। किसी एक एरिया में चलने वाली पॉलिटिक्स के लोग से जुड़े हुए लोगों का ग्रुप भू राजनीतिक ग्रुप कहलाएगा। नवंबर 1980 में
सर्वप्रथम दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार आया। और ये विचार कौन लेकर आया? तो इस कॉन्सेप्ट को या इस अवधारणा को बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था जिया उर रहमान, जिनका जिया कहता था, जिया जाए ना जाए ना इस संगठन के बिना, जिया उर रहमान ने इस संगठन का कॉन्सेप्ट इस दुनिया को दिया कि यार हम जो लोग हैं वो एक जैसी प्रजाति के, एक जैसी विचारधारा के, एक जैसी संस्कृति के पालन करने वाले ग्रुप हैं या आसपास के पड़ोसी देश है, इसलिए हमें एक ग्रुप बना लेना चाहिए, क्योंकि हमारी भाषाएं भी लगभग एक जैसी है, हमारा दिखने का जो टेक्सचर्स है, हम दिखते भी एक जैसे हैं। आप देखो पाकिस्तान का एक लड़का यहाँ खड़ा कर दो, एक इंडिया का कर दो, खड़ा कर दो, एक अफगानिस्तान का खड़ा कर दो, और इनमें इनके धर्म वाले कॉन्सेप्ट को हटा दो, तो फिर ये सब एक जैसे शरीर के दिखेंगे आपको। तो ये होता है, इसलिए इस बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं जिया उर रहमान, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को, इस अवधारणा को विश्व के सामने रखा। इसके बाद क्या हुआ? पहली सचिव स्तरीय बैठक हुई। पहली सचिव स्तरीय बैठक 1981 में हुई कोलंबो में। कहा? कोलंबो कहा है? श्रीलंका का राजधानी कोलंबो है, वहां पर। मतलब सब वहां लंबा होने चले गए कि चलो भाई कोशिश करते हैं। वहां पर प्लान हुआ कि 1980, थोड़े धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी, 1985 में इसकी स्थापना हो गई। क्लियर है? 3 बातें हमें रटनी है। 1980 में अवधारणा आई, 1985 में संगठन बना, और इस संगठन का एक ऑफिस बनाया गया जिसे हम सचिवालय कहते हैं, वो बनाया गया। नेपाल का राजधानी काठमांडू है, तो नेपाल के काठमांडू में इसका क्या बना दिया गया? इसका मुख्यालय या सचिवालय बनाया गया। और वो 2 साल बाद बना, बिल्डिंग बनने में 2 साल लगते हैं ना, तो इसलिए 2 साल बाद वो बना 1987 में। इसकी काम करने की भाषा कौन सी रखी गई? तो अंग्रेजी रखी गई, क्योंकि सब अंग्रेजों के गुलाम देश थे, इसलिए अंग्रेजी भाषा को चुन लिया गया। शांति और समृद्धि के लिए गहरा एकीकरण, ये इसका आदर्श वाक्य रखा गया। क्या रखा गया? शांति और समृद्धि के लिए। शांति, क्योंकि ये आपस में किचर किचर करके लड़ते ही रहते हैं, भारत पाकिस्तान से, पाकिस्तान बांग्लादेश से, बांग्लादेश किसी न किसी आपस के देश आपस में जो लड़ते रहते हैं, उनमें शांति चाहिए। तो शांति और समृद्धि के लिए गहरा एकीकरण, उसको पकड़ना, इस बात पर या गहरे रूप से जुड़ना, ये इसका थीम रख लिया गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डीप में चलते हैं। इसके संस्थापक सदस्य देश शुरू में 7 थे, बाद में एक सदस्य अफगानिस्तान को जोड़ लिया गया 2005 में, तो फिर इसमें 8 सदस्य देश हो गए। अब कितने सदस्य हैं भैया इसमें आज की तारीख में? तो 8 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 8। आठों के नाम याद रखने चाहिए, तो चलो मैं करा देता हूं। तो वैसे तो हमें मैप से याद करना चाहिए, ये 8 सदस्यों के देश के नाम जो हैं वो आपको मैप से याद करने चाहिए। कैसे याद करोगे आप मैप से? तो कुछ नहीं करो, भारत का आप मैप बना लो बस। ये हमने भारत का मैप बना लिया, तो ये भारत हुआ। भारत से जुड़ा हुआ यहाँ आपको पाकिस्तान नजर आता है, और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ आपको यहाँ अफगानिस्तान नजर आता है। तो ये 3 देश तो लगातार हो गए। यहाँ हमें श्रीलंका नजर आता है, यहाँ हमें क्या नजर आते हैं? नेपाल नजर आता है। बड़ा सिंपल है ये, देखो यहाँ नेपाल नजर आ रहा है और भूटान नजर आ रहा है, ठीक है। और साथ में बस इधर की तरफ जरा सा ज्ञान ले लो, यहाँ बांग्लादेश पहले से था, और क्योंकि हमारी समुद्री सीमा से मालदीव भी जुड़ा हुआ है, तो बस ये मालदीव को भी एड ऑन कर लो। तो श्रीलंका और मालदीव यहाँ समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं, ये 2 देश हमने समुद्री सीमा वाले ले लिए। फिर बांग्लादेश हमसे सीधा जुड़ा हुआ है, भूटान हमसे सीधा जुड़ा हुआ है, नेपाल हमसे सीधा जुड़ा हुआ है, और भारत खुद। ये बस इतने देशों का एक जो ग्रुप बना, जो कि एक अखंड भारत हुआ करता था एक जमाने में, जो मौर्य काल या उस जमाने में ये अखंड भारत कहलाता था। तो बस उस अखंड भारत के सारे के सारे 8 देश हमने जोड़ करके बना लिए। कुछ मेरे साथी ऐसे होंगे कि वो इन सब बातों में विश्वास भी नहीं करते, और उनको ऐसे ये चीजें याद भी नहीं होती। तो कुछ नहीं, उनके लिए मैंने एक कोड भी तैयार रखा हुआ है। मुझे पता है कि कुछ अलबेले लोग होते हैं जिनको ऐसे याद नहीं होती, तो वो कोड से याद कर लो भैया। तो मैंने याद कर लिया। देखो श्री किसे कहते हैं? श्री शब्द का अर्थ क्या होता है? श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, और लक्ष्मी हमें किसे माननी चाहिए? अपनी बीबी को। तो मैं क्या लिख रहा हूं? एक कोड लिख रहा हूं, आप भी श्री माने, आप भी श्री माने अपनी बीबी को। किसको श्री मानना है? अपनी बीबी को। बस इतना सा एक कोड याद कर लो। तो अ से हो गया अफगानिस्तान,
प से हो गया पाकिस्तान, ये हो गया बी। बी मतलब कि बड़ा सिंपल है भाई, आप बी से हो गया बांग्लादेश। तो ये तीन तो एक क्रम से, अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश तीनों मुस्लिम कंट्री एक साथ जोड़ दिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश। तो ये श्री से श्रीलंका याद हो जाएगा, बड़ा आसान है। फिर म से याद हो जाएगा आपको मालदीव, क्या याद हो जाएगा, श्री से मालदीव, म से मालदीव और न से नेपाल याद हो जाएगा। फिर बी, तो बी से भूटान और बी से भारत, बड़ा आसान है, खत्म हो गया, इतना ही है, जरा सा कोड है। आप भी, ये क्या कोड था, कोड एक बार लिख देता हूं, आप भी श्री माने किसको, अपनी बीबी को का तो कोई महत्व नहीं है। अ से अफगानिस्तान याद हो जाएगा, जिनको कोडिंग से करना है वो कोडिंग से करे, जिनको बिना उससे याद हो जाता है वो उससे ही करना, जबरन कोडिंग मत घुसेड़ना, है ना। ये उन गरीब लोगों के लिए बताई जा रही है जिनको कोडिंग से याद, जिनको वैसे याद नहीं रहता, कंफ्यूजन रहता है। खुद में मुझे भी कंफ्यूजन रहता है मैप में, कभी कभी मालदीव जो है गड़बड़ कर देता है, कभी कभी श्रीलंका गड़बड़ करता है, इसलिए मैं चाहता ही नहीं, कभी कभी मालदीव की जगह म्यांमार घुस जाता है, क्योंकि म्यांमार भी हमारी सीमा से जुड़ा हुआ है, तो गड़बड़ ना हो इसलिए कोड बना दिया भैया हमने तो, कि चलो ये लो फिर भैया बांग्लादेश, ये लो आप श्रीलंका, श्रीलंका हो गया, ये मालदीव हो गया, नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया और ये भारत हो गया। बस इतने देशों का एक संगठन है जो क्या कहलाता है, सार्क कहलाता है। मैं हूं गरीब सर, हाँ ठीक है सोनू, आप इस तरीके से याद कर लेना, आप जो भी गरीब आदमी है भैया मेरे सरीके, वो इस तरीके से चीजों को याद कर लेना, क्योंकि मैपिंग में मुझे पता है कि म्यांमार गड़बड़ कर देता है, मालदीव की जगह म्यांमार घुसता है और म्यांमार की जगह मालदीव घुसता है, इसलिए लोड मत लो, सीधे से इस कोड से याद करो कि मालदीव है भैया, ठीक है। चलो, हम मूल मुद्दे पर कर चुके हैं काम, हमने उन 8 देशों के नाम रट लिए जो कि हमें इस सदस्य देश में याद करने थे। हमें यह भी पता चल गया कि इसका मुख्यालय या सचिवालय या कार्यालय जो है वो काठमांडू नेपाल में बना 1987 में, और पर्यवेक्षक देश इसके 9 हैं। 9 पर्यवेक्षक देश कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, आप इस समुद्र में देखोगे जो जो देश हैं वो सब इसके पर्यवेक्षक मिलेंगे, तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन और ले लेते हैं सार्क के बारे में। आप चाहो तो इस मैप से देख सकते हो, देखो ये हो गया भारत, ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया अफगानिस्तान, ये यहाँ से 3 देश एकदम सीधे हो गए, ये श्रीलंका याद हो गया, फिर यहाँ नेपाल, ये भूटान, ये बांग्लादेश और ये मालदीव, बस इतना सा याद करना है। वो ना याद हो तो ये इस मैप से याद कर लो कि ये श्रीलंका, ये भारत, ये बांग्लादेश, ये भूटान, ये नेपाल, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान और बस यहाँ ये मालदीव, इतना ही याद रख लो तो खत्म हो जाएगी कहानी। जैसे आपको उचित लगे वैसे याद करो, मैं तो आपको अलग अलग तरीके दे रहा हूं याद करने के। इस संगठन के उद्देश्य क्या थे वहां आ जाते हैं, चलो यहाँ आओ। दक्षिण एशिया के लोगों के जीवन में गुणवत्ता में सुधार करना, ये पहला उद्देश्य है। आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, दूसरा उद्देश्य क्या है, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आपस में सहयोग करना, ये इसके प्रमुख क्या थे, उद्देश्य थे। 4 उद्देश्य हमने देख लिए। इसके कुछ सिद्धांत भी होंगे, क्योंकि कोई भी चीज बनती है तो कुछ निश्चित सिद्धांत में बनती है, तो इसके सिद्धांत क्या है, तो बड़े स्मॉल से छोटे छोटे से कुछ सिद्धांत हैं इसके, बस 2 सिद्धांत आपको याद रखने हैं। संघ के भीतर सहयोग, ये पहला याद रखो, संघ के भीतर सहयोग, लेकिन सहयोग कैसा, संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता और राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हुए सहयोग। कौन सा सहयोग, संघ के भीतर सहयोग, क्या लिखा, संघ के भीतर सहयोग, ठीक है। पहला पॉइंट, कौन कैसे करना है सहयोग, कि किसी और की उंगली नहीं करना है, किसी और को उंगली किए बिना सहयोग करना। तो संघ के भीतर सहयोग, संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता और राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किए बिना सहयोग करना, पहला। और राजनीतिक स्वतंत्रता और पारस्परिक लाभ पर आधारित सिद्धांत, ये 2 प्रमुख सिद्धांतों को पालन इसमें किया जाता है, क्लियर है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो इसके अंग कौन कौन से हैं,
तो राष्ट्राध्यक्ष लोग हर साल एक बैठक करते हैं, वो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल था, लेकिन पिछले 4-5 सालों से बैठक हो नहीं पा रही है। विदेश सचिव आपस में एक स्थायी समिति बनाते हैं, जो इसका दूसरा अंग है। एक सचिवालय इसका है, जिसकी स्थापना 1987 में काठमांडू में हुई थी। उसमें एक महासचिव होते हैं, 7 निर्देशक होते हैं और अन्य कर्मचारी भी होते हैं। उन निर्देशक का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 2 महासचिव अभी तक इंडिया से बने हैं और दोनों के दोनों बड़े आसान है याद रखना। कांत कांत याद कर लो, 2 बार कांत कांत, एक कांत किशोर और एक शील कांत। नाम क्या है? कांत किशोर 1989 से 91, और शीलकांत नाम क्या है? शीलकांत। कितना अच्छा, 2 कांत कांत याद कर लो। कांत कांत, कांट कांट मत करना, CANT वाला कांट नहीं, कांट नहीं, कांत कांत है ना। तो 2 कांत याद कर लो, 2 इसके महानिर्देशक महासचिव बने हैं, याद रख लो। चलो और आगे बढ़ते हैं। इसका सचिवालय, थोड़ा सा फैक्ट याद कर लेते हैं। प्रथम महासचिव अबुल हसन अहसन थे। क्या थे? ये हंसते ही नहीं थे कभी, तो इनका नाम रख दिया था अबुल हसन अहसन। अहसन अहसन, कभी नहीं हंसे। तो अबुल हसन बांग्लादेश के थे, ये पहले इसके महासचिव बनाए गए। वर्तमान महासचिव गुलाम सरवर थे, जो 2023 से बने, तो कोई दिक्कत नहीं। प्रथम भारतीय महासचिव कांत किशोर भार्गव थे। प्रथम महिला महासचिव सुश्री फाथी मेथी, ये फाथी मेथी अभी खाते हैं ना हम ठंड में मेथी की सब्जी, वो वाली मेथी बनी थी इसकी। महासचिव नियुक्ति कौन करता है? रोटेशन बेस पर 3 साल के लिए की जाती है मंत्री परिषद द्वारा। तो हर 3 साल में नया वो लाना है महासचिव, और हर एक देश का बनेगा, एक एक नंबर से नंबर आते जाएंगे उनके और उनका बनते जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ विशिष्ट निकाय हैं, वहां से प्रश्न जरूर आ सकता है। ये इस पेज से बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने के चांस है। सार्क विकास कोष, ये याद रखना, सार्क विकास कोष ये क्या है? इसकी स्थापना 13वें शिखर सम्मेलन में थिम्पू भूटान में हुई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और विकास जैसी क्षेत्रीय सहयोग के लिए पैसा और परियोजनाओं में आर्थिक सहयोग देना। पहला हो गया सार्क विकास कोष। जो छोटी छोटी परियोजनाएं होती है ना, जो गरीबी मिटाने या देश को समृद्ध बनाने के लिए, उनके लिए लोन या पैसा देती है, ठीक है। दूसरा, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? भारत में, तो खूब इंपॉर्टेंट है। 14वें शिखर सम्मेलन में दिल्ली में भारत में इसकी स्थापना की गई। ये एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जो भारत में स्थित है। कहां पर है ये? भारत में, दिल्ली में। याद रखना, सार्क विश्वविद्यालय कहाँ है? सार्क एशियाई, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय नाम है उसका, सार्क विश्वविद्यालय नहीं है। सार्क का फुल फॉर्म दक्षिण एशियाई संगठन है, तो इसका फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय। कहाँ है? नई दिल्ली में, जो 14वें शिखर सम्मेलन में स्थापित करने की घोषणा की गई। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन, ये क्या होता है? तो जो मानक बनाता है। 15वें शिखर सम्मेलन में ढाका में, बांग्लादेश में मानक संगठन की स्थापना की गई, जो विश्व में जब व्यापार होता है ना 2 देशों के बीच में, तो मानक तय करता है कि किस ग्रेड की चीज कितने रुपए में बेची जाएगी, कौन सी ग्रेड की चीज बेची जाएगी, नहीं बेची जाएगी, इन सब के मानक निर्धारित करता है। सार्क मध्यस्थता परिषद, जब लड़ाई वड़ाई हो जाए तो मध्यस्थता परिषद की जरूरत होती है। तो 13वें शिखर सम्मेलन में इस्लामाबाद पाकिस्तान में इसकी स्थापना की गई, लेकिन क्योंकि ये मध्यस्थता कभी करता ही नहीं, खुद ही आतंकवाद फैलाता रहता है, तो मध्यस्थता हो ही नहीं पाती। इस चक्कर में संगठन ही गड़बड़ हो गया। तो याद रखना, सार्क मध्यस्थता परिषद का मुख्यालय पाकिस्तान में है। ये एक अंतर सरकारी निकाय है, वाणिज्य, व्यापार, बैंकिंग, निवेश आदि से संबंधित कानूनी ढांचा भी प्रदान करता है। इसको खुद को याद नहीं कि करना क्या, लेकिन करता है प्रदान, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सार्क के कुछ अंग हैं, तो सार्क के 4 अंग हैं, जिसमें एक कार्यकारी समिति, एक तकनीकी समिति, एक विदेश सचिवों की समिति और एक प्रमुख राज प्रमुखों की बैठक है। इसका एक चार्टर भी बना हुआ है, जिसमें केवल 10 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? 10 अनुच्छेद है। तो बस इतना सा यहां से एक प्रश्न आ गया था कि चार्टर में सिद्धांतों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 2 में इसके सिद्धांतों का उल्लेख है। बस इतना सा याद कर लेना। भूटान और इस्लामाबाद, हाँ ठीक है दिव्या, ये याद, ज्यादा बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मत मारो, बस एक बार रीड कर लोगे तो आंसर मिल जाएगा। तो अनुच्छेद 2 में क्या है? सिद्धांत दिए हुए हैं, और ये बाकी के एक बार बस रीड कर लेने जैसे हैं, इनको कोई पढ़ना वढ़ना याद थोड़ी करना है। चलो और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सार्क संगठन है, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि विश्व के क्षेत्रफल का 3% क्षेत्रफल कवर करता है। कितना? 3%। विश्व की जनसंख्या का 21% जनसंख्या कवर करता है। तो यहाँ 3 था,
यहाँ 3 को 2 और 1 में तोड़ दिया तो फिर 3 हो गया। ठीक है, ये विश्व की जो जीडीपी अर्थव्यवस्था उसका भी 3.8% कवर करता है, फिर वही 3 और सहयोग के क्षेत्र कितने कितने एरिया में सहयोग करते हैं, कितने क्षेत्रों में सब्जेक्ट्स में सहयोग करते हैं, तो 11। इनके बीच में कुछ समझौते हुए हैं, जिसमें पहला समझौता है मुक्त व्यापार समझौता, जो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साप्टा 1995 से लागू हुआ। एक साफ्टा है और एक साटपा है, ये दो अलग अलग हैं, याद रखना। SATPA पूछे तो 1995 और SAFTA पूछे तो 2006। 2016 तक शून्य शुल्क, मतलब ये देश आपस में व्यापार करे तो कोई एक दूसरे पर शुल्क ना लगाए, टैक्स ना लगाए, ऐसी व्यवस्था इस साफ्टा में की गई थी। 2016 से तो उसकी बैठक ही होना बंद हो गई। अब बैठक कब कब हुई ये याद कर लो। इसकी पहली जो समिट है, पहला जो सम्मेलन है वो 1985 में हुआ था। कहाँ? ढाका में। कहाँ हुआ? ढाका में, याद रख लेना। इसका जो दूसरा सम्मेलन है वो कहाँ हुआ? तो वो बेंगलुरु में हुआ, इंडिया में, इसलिए दूसरा याद कर लेना। तो 2 याद हो गए। फिर 8वां शिखर सम्मेलन 1995 में नई दिल्ली में हुआ। 14वां शिखर सम्मेलन 2007 में नई दिल्ली में हुआ। यहां तक तो याद हो करना है कि हुआ। 18वां शिखर सम्मेलन जो है वो 2014 में नेपाल में हुआ और ये अंतिम है, इसके बाद शिखर सम्मेलन हुआ ही नहीं। कैसे नहीं हुआ? देखो, अगला शिखर सम्मेलन 19वां होना था, 18 के बाद 19 होना था। 19वां शिखर सम्मेलन पाकिस्तान में होना था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत पर कर दिया उरी हमला। वो हमारे बीच में जो हुआ था ना, उरी हमले वाली कहानी, तो उसकी वजह से ये स्थगित हो चुका, कहानी हो गई। और उसके बाद आज तक इसका कोई सम्मेलन हो ही नहीं पाया। 20वां शिखर सम्मेलन फिर होना था 2018 में, हर 2 साल में होता है शिखर सम्मेलन, तो वो श्रीलंका में होना था, लेकिन श्रीलंका में क्या हो गया? श्रीलंका में वो हो गई भैया, अकाल पड़ गया उस समय, तो वहां पे भी नहीं हो पाया और वैश्विक वो बनी भी नहीं कहानी। इस कारण से सारे शिखर सम्मेलन इसके स्थगित हो चुके हैं, खत्म हो गई बातें। आगे बढ़ते हैं। इसने कुछ महत्वपूर्ण वर्ष घोषित किए हैं, तो यहां से 1-2 फैक्ट बस याद कर लो, सारा रटने की जरूरत नहीं है ना। ये याद करना, गुड गवर्नेंस का वर्ष, सार्क ने गुड गवर्नेंस वर्ष किसे घोषित किया? तो सार्क ने 2008 को गुड गवर्नेंस वर्ष घोषित किया, ये याद कर लो। 2005 को इसने साक्षरता वर्ष घोषित किया, याद रख लेना। इसने गरीबी हटाने का वर्ष 1995 को घोषित किया था और महिला सशक्तिकरण का वर्ष 1992 को घोषित किया था। बस इतने 4 वर्ष आप इसमें से एक बार रीड करने, याद नहीं करने हैं। मैं बोल नहीं रहा हूं कि रट लो, केवल रीड कर लो इनको, ताकि एग्जाम में कभी कोई गलती से भूला भटका प्रश्न आ जाए तो हम कर पाए। बस इतना हमें सार्क के बारे में पढ़ना है। सार्क की स्टोरी समाप्त होती है भैया। तो सार्क मुझे लगता है छोटा सा एक टॉपिक था, बेसिक सी कुछ बातें आपको समझ आ गई होगी। पीडीएफ आपको अवेलेबल करा ही दी है, आप सब लोग आसानी से इसे पढ़ लें। अगर कुछ भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो पूछ लें। थोड़ी देर में फिर से मेरी ही क्लास होगी जिसमें हम आशियान पढ़ेंगे और आज इस 6 यूनिट की कथा को समाप्त करेंगे। चलिए, सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।